हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। और आज हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी एट ओरिजिन। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन। तो आज के लेक्चर में डिफरेंट क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है इन तीनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ा है ना। कॉन्टिन्यूटी अलग, डिफरेंशिएबिलिटी अलग और एनालिटिसिटी अलग। लेकिन आज हम तीनों को एक, यानी कि आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको या तो तीनों को एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे या तीन में से कोई दो एक क्वेश्चन में पूछ लेंगे, है ना। यानी कि कम से कम दो एक ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज और इसमें अलग क्या है, यहां पर जो हमसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी पूछेंगे वो ओरिजिन पर पूछा जाएगा आपसे। कहां पर पूछा जाएगा? ओरिजिन पर। इससे पहले जो हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़े थे वो हमने ओरिजिन पर हमने बात नहीं की थी। आज ओरिजिन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन एकेटीयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली हमेशा यहां से एक क्वेश्चन आता है। तो आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले बात करेंगे कि लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट है जो आज के लेक्चर में यूज होंगे उनको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। हालांकि ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी आज के लेक्चर के लिए एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में यूज होंगे। देखिए, सबसे पहले लिमिट। किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब? अगर इसकी जो लिमिट है अगर वो यूनिक है और पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। कौन से पाथ के ऊपर? हम पाथ की बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए, अगर हम जेड से जेड नॉट को अप्रोच कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं हम? जेड से जेड नॉट। इसका मतलब क्या है? जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट। तो जेड जब जेड नॉट को अप्रोच करेगा तो इसको अप्रोच करने के इसके पास इनफाइनाइट पाथ होंगे। इसके पास इनफाइनाइट पाथ होंगे। अगर सभी पाथ के अलाउंग लिमिट की जो वैल्यू है, अगर लिमिट की वैल्यू यूनिक होगी और सभी पाथ के अलाउंग सेम होगी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात आती है कि अगर इनफाइनाइट पाथ है तो क्या हम इनफाइनाइट बार चेक करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इनफाइनाइट पाथ जरूर होंगे लेकिन हम सभी के अलोंग चेक नहीं करेंगे। हमने 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट पाथ होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। इन्हीं पाथ के अलाउंग हम लिमिट को चेक करेंगे और इनमें से भी 5 के अलाउंग चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। मैक्सिमम 3 पाथ की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो एक ही पाथ से काम चल जाता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ये तो बात हुई लिमिट की। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी क्या है ना। देखिए, कॉन्टिन्यूटी में भी हम लिमिट को ही चेक करते हैं। बस यहां पर दो कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट को एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है? यही है। तो सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। देखो, फिर से मैंने ये पाथ मेंशन कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करोगे तो पहले आप ये प्रूव करोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब आप सभी पाथ के अलाउंग ये प्रूव कर देंगे कि लिमिट सेम है। फिर से वही पाथ है 5। चलिए, ये एक कंडीशन हुई। देखिए, अब किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसको दो कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो ये कि जो गिवन फंक्शन है आपका, क्या वो डिफाइन है जेड नॉट पर? जेड नॉट मतलब जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हैं, क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि पॉइंट, जब हम फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है।
तो फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी आपके पास और इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही? वो कॉन्टिन्यूअस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आप लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने 12th में जरूर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा होगा। तो वहां जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट तो यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहां पर हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए और वहां हमने पढ़ा था रियल फंक्शन के लिए। तो वहां पर हम लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी इसको चेक करने का तरीका वहां अलग होता था। वहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, अगर दोनों इक्वल आ गई तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तरीका बदल गया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी तो एक ही क्वेश्चन में चेक करेंगे, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी सभी क्वेश्चन में चेक करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए क्या है। यहां पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम सब कुछ चेक करेंगे ओरिजिन पर। कहां पर चेक करेंगे? ओरिजिन पर। ओरिजिन पर जेड की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये, जब मैं लिमिट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर जेड जो है, जेड अप्रोच टू जेड नॉट है, लेकिन जेड नॉट की जगह 0 आएगा। ठीक है ना? जहां जहां पर भी मैंने जेड नॉट लिख रखा है वहां सब जगह 0 आएगा, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले में भी जहां पर जेड नॉट है वहां पर 0 आएगा। और यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये नीचे वाला, क्योंकि हमें देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला तो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेल्टा जेड, यानी कि हम जब डिफरेंस ले रहे हो, लेकिन हमें पॉइंट पर चेक करना है। लिमिट एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, और यहां पर हो जाएगा आज के लेक्चर में जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो जेड नॉट की जगह सब जगह 0 आ जाएगा। जैसे यहां पर ये जेड नॉट है, यहां 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। करना क्या आपको? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंशियबिलिटी का, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपको लिमिट फाइंड करनी है। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर है तो लिमिट ही ना, राइट हैंड साइड में तो लिमिट ही है। आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। जब ये लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी तो आपको पता चलेगा लिमिट कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा लिमिट कहां कैलकुलेट करनी है। देखो फिर से वही है, लिमिट की बात आ रही है तो हमारे पास फिर से वही 5 पाथ होंगे, 1 2 3 4 5। आपको इन सभी पाथ के अलावा, सभी पाथ के अलावा नहीं, इनमें से कुछ पाथ के अलावा लिमिट को कैलकुलेट करना होगा। अगर उन पाथ के अलावा लिमिट सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मेरे ख्याल देखो कुल मिला के लिमिट हो या कॉन्टिन्यूटी हो या डिफरेंशियबिलिटी हो, तीनों के केस में ही आपको लिमिट चेक करनी है। अगर लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है, अगर लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यानी कि यहां पर पूरा का पूरा जो सब कुछ डिपेंड कर रहा है वो लिमिट के ऊपर कर रहा है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पाथ है, ये 5 पाथ यहां पर लिखे हैं, इनका यूज करेंगे हम आज। ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले भी लेक्चर नंबर 1 में इनको हम यूज कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन की बात। देखिए कॉन्टिन्यूटी, लिमिट बता दिया, कॉन्टिन्यूटी बता दिया, डिफरेंशियबिलिटी बता दिया। अब आते हैं एनालिटिक फंक्शन पे। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चेक करते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन और सीआर इक्वेशन, जो कि हमारी नेसेसरी कंडीशन है। कॉची-रीमान इक्वेशन आप जानते हैं ये 2 होती हैं, लेकिन ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें जो हमारा जो फंक्शन है उसको हमें ओवरऑल चेक करना हो कि वो एनालिटिक है या नहीं है। लेकिन यहां पर हमें चेक करना है ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर जब हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम ओरिजिन पर चेक करेंगे तो ये कॉची-रीमान इक्वेशन तो यही रहेंगी, लेकिन इनमें जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं इनको कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। देखो अभी तक जो हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़े थे वहां पर हम क्या करते थे, हमारे पास जो u और v होता था, हम u और v का पार्शियल डेरिवेटिव करके ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। उसके बाद हम ये देखते थे
कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल आया या नहीं आया। अगर ये इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। यहां पर भी सब कुछ सिमिलर ही है, लेकिन यहां पर अलग क्या है कि यहां पर जो डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाइंड करने का तरीका है वो बदल जाएगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का यहां पर तरीका बदल जाएगा। यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, और ये फॉर्मूले ऑलरेडी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए कौन से फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों फॉर्मूले। ये मैथमेटिक्स 1 में हमने, हमारा जो टॉपिक था मैथमेटिक्स 1 में पार्शियल डेरिवेटिव, वहां पर हमने बहुत ज्यादा इनका यूज किया था, और अभी भी इससे पहले भी मैं कई बार इनको यूज करा चुका हूं। क्या है ये, देखो जरा ध्यान से, ये एक्चुअल में पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन एफ एक्स वाई का। एफ एक फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव हमें दे रखे हैं दो। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। क्योंकि देखो फंक्शन दो वेरिएबल का है, और आप जानते हैं जब कोई गिवन फंक्शन दो वेरिएबल का होता है तो वहां पर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तब होता है जब एक वेरिएबल हो। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनका यूज करेंगे यहां पर। अब जरा ध्यान देना, यहां पर देखो आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन होगा उसका रियल पार्ट होगा u और इमेजिनरी पार्ट होगा v। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो u होगा। अब हमें निकालना डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अब जरा ध्यान देना डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे आएगा, भाई फंक्शन का नाम बदल गया, यहां पर f है, हमारा u है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। जहां जहां पर यहाँ f आ रहा है वहां पर u आ जाएगा, फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात, हम ये चेक कर रहे हैं ओरिजिन पर। ओरिजिन पर चेक करने का मतलब होता है x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले तो आप f की जगह u कर दो, उसके बाद यहां भी f की जगह u आ जाएगा, यहां भी u आ जाएगा, यहां पर भी u आ जाएगा। x और y को 0 पुट कर दो तो ये 0 प्लस h आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये दोनों 0,0 आ जाएगा। तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा। आप डायरेक्ट इसको ध्यान दें, बहुत सिंपल है, इनको डायरेक्ट याद रखें, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली हमें डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो अब क्योंकि y इसमें आ रहा है तो आप यहां पर f की जगह u कर दो और x और y की जगह 0 पुट कर दो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आपको डेल वी अपॉन डेल एक्स का चाहिए, तो x वाले में इसमें f की जगह v कर दो सब जगह, और अगर डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए तो यहां पर f की जगह v कर दो। तो कुल मिला के आपके पास ये जो चारों फॉर्मूले आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन चारों फॉर्मूलों का आपको यूज करना है। यही चारों फॉर्मूले हमारे सभी क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ओरिजिन पर एनालिटिसिटी पूछी जाए, ओरिजिन पर एनालिटिसिटी पूछी जाए, तो आपको ये चारों फॉर्मूलों की हेल्प से चारों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तभी आप बता पाएंगे। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के लेक्चर में डिफरेंट क्या है। आज के लेक्चर में डिफरेंट है कि हम फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे कि वो एनालिटिक है या नहीं है, कहां पर, ओरिजिन पर। उसके लिए आप ये फॉर्मूले लगाएंगे। कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है वो तो ठीक है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बदल गए। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा नहीं किया था। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़े से लेंथी है, ठीक है ना। तो करना क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब जरा यहां पर ध्यान देते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन में कहा कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड बाय ये एफ जेड है, इज नॉट रेगुलर। देखिए रेगुलर वर्ड यहां पर लिखा है। मैंने आपको जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, होलोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो कई सारे नाम है एनालिटिक फंक्शन के, क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी लिख के आ सकता है। तो रेगुलर की जगह एनालिटिक भी लिखा हो सकता था, एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। देखिए शो ये करना है कि एनालिटिक नहीं है। चलिए और आगे देखो, ऑल दो कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड हियर, जबकि वहां पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद भी ये फंक्शन जो है ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो कैसे शो करना है, अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है मैं उसको लिख लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें
तो इसमें कहीं आयोटा तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आयोटा वाला पार्ट जो है वो जीरो रहा होगा। ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, प्लस जीरो है ना, आयोटा जीरो। तो ध्यान देना इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था, मैंने ऐड कर दिया जीरो के साथ में। अब यहां पर देखते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखो इसका रियल पार्ट है अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, और इसका इमेजिनरी पार्ट है जीरो। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखो क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। क्वेश्चन में बोला भी है कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए कॉची रीमान इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। कॉची रीमान इक्वेशन, ये दोनों को हमें सेटिस्फाई कराना है। इनको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें चारों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो स्टार्ट हो जाते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स से। चलिए तो सबसे पहले निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, u देखिए u x तो जीरो है, जीरो प्लस h कॉमा जीरो। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ h टेंड्स टू जीरो, ये x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो ध्यान रखना, हमेशा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो h जो है x के साथ ही ऐड होगा। पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, तो h जो है x के साथ ऐड हुआ है। अगर ये y के रेस्पेक्ट में होगा तो जो k है, देखिए यहां पर k यूज किया हमने, जो k है वो y के साथ ही ऐड होगा। बस इतना ही डिफरेंस है इन सब में, और कुछ नहीं है। चलिए देखो, तो u जीरो प्लस h कॉमा जीरो माइनस u जीरो कॉमा जीरो, और अपॉन में कितना है, h है। चलिए अब यहां से देखो हमें क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से समझिए। देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब एक बात बताओ मुझे, u जीरो प्लस h कॉमा जीरो है, यानी कि यहां पर जीरो प्लस h तो h ही होगा। तो ये h कॉमा जीरो है, यानी कि x की वैल्यू h है और y की वैल्यू जीरो है। यहां पर x की वैल्यू h और y की वैल्यू जीरो अगर आप पुट करोगे तो देखो u कितना आएगा। देखो आपको करना क्या है, आपको u की वैल्यू निकालनी है। कब, जब x h के बराबर है और y जीरो के बराबर है। तो आप यहां पर जब x को h पुट करोगे और y को जीरो पुट करोगे तो h इंटू जीरो जीरो ही आ जाएगा, यानी कि u की ओवरऑल वैल्यू जीरो आएगी। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे। माइनस u जीरो कॉमा जीरो, x भी जीरो y भी जीरो, तो ये तो दोनों ही जीरो हो गया, पूरा जीरो आएगा, ये भी जीरो आ गया, अपॉन h। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो अपॉन h, जीरो अपॉन h। और सिंपली बात है, यहां पर सीधे हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि जीरो अपॉन h, जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है, तो यहां से इसकी वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। लिमिट को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें लिमिट को अप्लाई भी नहीं करना पड़ा, और हमारे पास यहां से जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। तो यहां पर इस वैल्यू को मैं आगे लिख लेता हूं। देखिए क्या है वैल्यू हमारे पास, तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई देखो कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लगाते हैं पहले। अब y के रेस्पेक्ट में हो रहा, ध्यान रखना। तो लिमिट k टेंड्स टू जीरो, u जीरो कॉमा जीरो प्लस k। क्यों, क्योंकि अब आपको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो k y में ऐड होगा, और y दूसरा वाला होता है, माइनस u जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाई k। अब यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगेन x जीरो है, y की वैल्यू k है, यहां पर पुट कर दो, x जीरो y k जीरो ही आएगा, यानी कि अगेन ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है। चलिए नीचे निकालते हैं कितना आएगा, तो लिमिट k टेंड्स टू जीरो, और जीरो माइनस जीरो अपॉन में k, और ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी जीरो आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई भी जीरो आ गया। अब हम चलते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स पर। डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको देखते हैं कितना आएगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स का पहले लिखते हैं फॉर्मूला। डेल वी अपॉन डेल एक्स का पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा
लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x आएगा तो h आएगा, ध्यान रखना। v, अब यहां पर फंक्शन बदल गया, v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन में h। अब देखो जरा कितना आएगा, ध्यान से देखें। यहां पर अगर आप ध्यान दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो v तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसमें कुछ भी रखने का कोई फायदा नहीं है, 0 ही आना है। 0 माइनस 0 अपॉन h, यानी कि फाइनली मेरे पास ये वैल्यू भी 0 आ गई, तो मेरे पास डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 ही आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक और बचा हमारे पास, उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल y देखते हैं कितना है। डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस v 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई k। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से अगेन आप यहां पर कुछ भी पुट करेंगे 0 ही आने वाला है, तो यानी कि 0 ही आ जाएगी लिमिट फिर से हमारी। तो यहां पर डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन k, और फाइनली इसका आंसर भी आ गया 0। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हमारी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? डेफिनेटली। क्यों? चारों ही 0 आ रहे हैं, तो चारों 0 है तो कॉची रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएंगे हमारी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, अगर मैं इन चारों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे सब इक्वल मिलेंगे, लेकिन हमें इक्वल क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए कॉची रीमान इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। उसके बाद दूसरी कॉची रीमान इक्वेशन हमारी होती है डेल वी, हाँ डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 2 से ये वाली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, और 3 और 4 को देखेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या थी हमारी, ये दोनों थी हमारी कॉची रीमान इक्वेशन। ये क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। हेंस तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन को हम शॉर्ट में सीआर इक्वेशन बोलते हैं। सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गई है ना। कहां पर सेटिस्फाई हुई है, ओरिजिन पर, ध्यान रखना ओरिजिन पर सेटिस्फाई हुई है। देखिए अगर ओरिजिन पर सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। बात समझ में आ रही है ना। और वैसे भी कॉची रीमान इक्वेशन जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए। तो ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए ओरिजिन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये हम अभी प्रूव कर देंगे। चलिए तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या कहा था कि सो दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक और रेगुलर एट ओरिजिन ऑल्दो कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई देयर। तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी ये एनालिटिक नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम जो हमारा फंक्शन है हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हुआ, तब अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हुआ उसके बाद भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। क्योंकि अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हुआ है ना, सीआर इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर हम ओरिजिन के आसपास चेक करेंगे क्या वहां भी डिफरेंशिएबल है, तब जाके हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक कहलाएगा। अगर आसपास में भी एनालिटिक होगा, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन ही है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और उसके आसपास वाले पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, तभी वो फंक्शन एनालिटिक कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, आगे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं होता।
चलिए नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन। डिफरेंशियबिलिटी, अब देखिए यहां पर प्योरली ये क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी का आ गया। डिफरेंशियबिलिटी एट 0,0, यानी कि हम ओरिजिन पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। देखें जरा कैसे होगा। कुछ नहीं करना, ये तो हमने लेक्चर 1 में सीखा है, जैसे लेक्चर नंबर 1 में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलिए तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिन पर लगाना है। तो देखिए एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड। देखो ये एक्चुअल में जो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट और जेड माइनस जेड नॉट। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि जेड नॉट हमारा जीरो है, यहां पर भी जेड नॉट आएगा, जेड नॉट हमारा जीरो है, तो जहां जहां जेड नॉट था वहां मैंने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया, इसलिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना। यहां भी देखो मैंने आपको यही बात बताई थी, अगर आप कहां गए फॉर्मूला, ये रहा, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन आप जेड नॉट की जगह जीरो पुट कर देंगे तो जो मैंने फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू कितनी है देखते हैं। एफ जेड ये अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई एफ जेड है हमारा, अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, ये एफ जेड है, माइनस एफ जीरो, जीरो होगा कैसे पता चला भाई, जब एफ जेड इसके इक्वल है तो यहां पर आपको क्या करना है, जीरो पुट करनी है वैल्यू, तो ये जीरो ही आ जाएगा। तो एफ जीरो जीरो आएगा भाई, जेड की जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। चलिए और जेड कितना होता है, जेड आपको मालूम है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लिमिट है हमारी जेड टेंड्स टू जीरो और मैं जेड की जगह एक्स वाई में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो अब मैं लिमिट को भी एक्स वाई में ही अप्लाई करूंगा। देखो कैसे, जेड में एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो हमारा अगर जेड जीरो का अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब एक्स भी जीरो का अप्रोच करेगा और वाई भी जीरो का अप्रोच करेगा। मैंने दो तरीके बताए थे लिखने के, या तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जेड जीरो का अप्रोच कर रहा है, जेड क्या कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है। और आपको मालूम होगा अगर जेड जीरो का अप्रोच कर रहा है इसका मतलब हम ओरिजिन पर जा रहे हैं, भाई ओरिजिन पर ही तो जेड इक्वल टू जीरो होता है, तो ओरिजिन पर जेड जीरो होता है तो एक्स और वाई भी तो जीरो ही होता है। तो यानी कि अगर जेड जीरो का अप्रोच करेगा तो एक्स और वाई भी जीरो को ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन को एक्स वाई में बदल दिया है, इसलिए यहां पर लिमिट भी एक्स और वाई की ही आएंगी। तो ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, अच्छा इक्वेशन हमारे पास 4 तो पहले आ चुकी थी, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद देखना क्या करना है, देखो ये हमें चेक करना है कि ये जो एफ डैश जीरो आया है, ये जो लिमिट आ रही है, क्या ये लिमिट सभी पाथ के अलोंग सेम है। अगर ये लिमिट सभी पाथ के अलोंग सेम हुई तो हमारा जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा, और अगर सेम नहीं हुई तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ध्यान से एक चीज सुनिए, हमारे पास टोटल 5 पाथ होते हैं, किस पाथ को पहले लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं इनमें से सबसे सही और सबसे ज्यादा जो आंसर आते हैं वो इस पाथ से आते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स लगाएंगे। इनको कब लगाएंगे, इनका भी आज मैं यूज कराऊंगा आपको, इनका यूज कैसे करेंगे, कहां करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स का यहां पर यूज करने जा रहा हूं। देखिए अलोंग y इक्वल टू एम एक्स, मतलब हमें z से
जेड नॉट पर पहुंचना है, जेड से जीरो पे पहुंचना है, जेड से हमें जीरो को अप्रोच करना है, किस पाथ के अलोंग, जीरो, y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग। तो देखिए क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग, ध्यान दीजिए क्या चेंज आ जाएंगे। आपको यहां पर जहां जहां y आ रहा है वहां वहां एम एक्स पुट कर देना है, जहां जहां पर y आ रहा है वहां पर एम एक्स पुट कर देंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पुट कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, एफ डैश जीरो इक्वल टू, देखो लिमिट, अब एक चीज ध्यान देना, जब आप y की जगह mx पुट कर देंगे यानी कि पूरे को पूरा जो फंक्शन है वो x में बदल जाएगा, और जब x में बदल जाएगा पूरा का पूरा तो फिर y वाले लिमिट का कोई काम नहीं बचा यहां पर, तो y वाली लिमिट को हटा देंगे। जैसे यहां पर पुट करेंगे तो f डैश जीरो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में एक्स वाई था तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब आप y की जगह एम एक्स पुट कर देंगे तो ये एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब है आयोटा एम इंटू एक्स, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर से देखो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा मॉड ऑफ m, नीचे से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा m, x से x हो गया कैंसिल। देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, यहां से x से x खत्म हो चुका, अब लिमिट लगाएंगे तो x बचा ही नहीं, तो आपको इसकी लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट में मॉड ऑफ m अपॉन 1 प्लस आयोटा m, ये मेरे पास आ गया f डैश जीरो। यानी कि जो मेरी लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही है। देखो क्यों यूनिक नहीं आ रही है, हमारी जो लिमिट है वो डिपेंड कर रही है m के ऊपर। देखो जैसे जैसे m की वैल्यू बदलती जाएगी इसकी लिमिट भी बदलती जाएगी। अगर m की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, m की वैल्यू 2 होगी तो वैल्यू कुछ और आएगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स जो होता है ये एक जनरल लाइन की इक्वेशन होती है जो सेंटर से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। अगर इसमें मैं m की वैल्यू 1 रखूंगा तो y इक्वल टू एक्स बनेगा, 2 रखूंगा तो y इक्वल टू 2x बनेगा, 3 रखूंगा तो y इक्वल टू 3x, और ये सारे पाथ अलग अलग हैं, ये सारे पाथ क्या है, अलग अलग है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हमारी लिमिट है ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर y की m की वैल्यू 1 होगी तो लिमिट पाथ कुछ और होगा, 2 होगी तो पाथ बदल जाएगा, 3 होगी तो पाथ बदल जाएगा। इसका मतलब ये लिमिट जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। लिमिट इज नॉट यूनिक एंड डिपेंड ऑन पाथ। तो यहां पर आप लिखेंगे, ध्यान से समझिए, लिमिट इज नॉट यूनिक, यहां पर लिमिट जो है आपकी वो यूनिक नहीं है, एंड डिपेंड ऑन पाथ। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन पाथ। ये लिमिट यूनिक नहीं है और पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और अगर लिमिट यूनिक नहीं है पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि f डैश जीरो हेंस f डैश जीरो does not exist। इसका मतलब f डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, कहां पर, ओरिजिन पर। तो देखिए फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ जेड है ना, जो हमारा देयरफॉर जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओरिजिन पर। ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि लिमिट की वैल्यू अलग अलग पाथ पे अलग अलग आएगी, तो कैसे डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे। अब मुझे एक बात बताइए, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे तो एनालिटिक कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो डिफरेंशिएबल ही नहीं है वो तो कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता। बात क्लियर है। तो ये फंक्शन जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एफ जेड फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज
नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर ना तो ये डिफरेंशिएबल है और ना ही ये एनालिटिक है। एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, अगर ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होता भी तो भी हम ये नहीं कह सकते थे कि ये फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि उसके लिए हमें आसपास चेक करना पड़ता। और आसपास चेक करने का तरीका क्या है? आसपास चेक करने का तरीका है कि जो हमारी CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो तो यहां पर हो रही है। उसके अलावा ये देखिए, लेकिन ये ओरिजिन पर हो रही है, हमें ओरिजिन के बाहर चेक करनी पड़ती। दूसरी चीज, हमें सफिशिएंट कंडीशन भी चेक करनी पड़ती, लेकिन यहां पर तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं होता। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें चीजें समझने के लिए ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय, ये हमारे पास एक एफ जेड फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है, इज नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं है। कहां पर? ओरिजिन पे। देखो यहां पर सब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको या तो प्रूव करना होगा कि वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, या चेक करना होगा कि वो एनालिटिक है या नहीं है। तो अगर चेक भी करना होगा तो वो एनालिटिक नहीं आएगा। चलिए, तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, ऐसा हमें शो करना है, जबकि कॉची-रीमान इक्वेशन यानी कि सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले के जैसा ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया, क्वेश्चन में पूछा सब कुछ वैसा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास एफ जेड फंक्शन हमें दे रखा है। देखिए, जब जेड 0 के इक्वल है तो फंक्शन, देखिए इसका मतलब समझिए क्या है, जब जेड 0 है तो एफ की वैल्यू भी 0 है, और जब जेड 0 नहीं है तो एफ की वैल्यू ये है। मतलब जेड के 0 होने पे एफ की वैल्यू 0 आती है, और जेड अगर 0 नहीं है तो एफ की वैल्यू ऊपर वाली आएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेड नॉट इक्वल टू 0 वाली ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 2 वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले अलग अलग करना है, क्योंकि हमें CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। बात समझ में आ रही ना, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। तो कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अच्छा, इसको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, वाई की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 6 और ये आयोटा, इसको मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट अलग। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 प्लस आयोटा। यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वाला u हो गया, तो u कितना है, x की पावर 3 y की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, और v कितना है, एक्स स्क्वायर y की पावर 6 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। तो हमें u और v दोनों पता चल गए। चलिए अब आगे देखते हैं। u और v दोनों का पता चल गया है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखें। देखो u आ गया, v आ गया। अब हमें कॉची-रीमान इक्वेशन निकालनी है, चारों की चारों, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, मतलब पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स, फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, u 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन में h। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर सब 0 आ जाएगा, मैं वहीं पर लिख दूंगा सबको। देखो आप यहां पर u की वैल्यू 0 प्लस h कॉमा 0, ये u है हमारे पास। अगर आप इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये अपने आप ही सब 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये भी 0 है,
तो यहां से 0 माइनस 0 अपॉन 0, यानी कि फाइनली मेरा आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आ रहा है, सब 0 ही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की। लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहां पर आएगा ये u 0,0 प्लस k माइनस u 0,0 और अपॉन में h। तो देखो यहां पर भी ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, सब 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर भी 0 ही आएगा। और आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, डेल v अपॉन डेल x। यहां पर ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सब 0 ही आने वाला है ना। चलिए डेल v अपॉन डेल x, फॉर्मूला लगाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0,0 और अपॉन में h इज इक्वल टू आएगा 0, सब 0 आएंगे। और लास्ट में आएगा डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h नहीं आएगा इस बार, y आएगा, y नहीं, k टेंड्स टू 0, और यहां पर बनेगा v 0,0 प्लस k माइनस v 0,0 अपॉन k, और यहां भी फाइनली आपके पास आएगा 0। यहां पर हमारे पास चारों इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। और आप देख सकते हैं चारों ही इक्वेशन से आपको वैल्यू मिल रही है 0। इसका मतलब चारों इक्वेशन से वैल्यू 0 मिल रही है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, सब बराबर हो जाएंगे आपस में। तो हमारी जो कॉची-रीमान इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चलिए चारों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये दोनों भी आपस में बराबर क्योंकि सब 0 के इक्वल है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। अच्छा एक चीज और का आपको हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन हो जाए। देखिए कंफ्यूजन क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कॉची-रीमान इक्वेशन होती हैं, देखो हमारे पास जो कॉची-रीमान इक्वेशंस हैं, ये देखो जरा ध्यान से, इसमें माइनस साइन आ रहा है, मालूम है ना, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आता है, और हमारा तो वहां पर माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, माइनस नहीं आ रहा। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे पहला वाला पार्ट हमने प्रूव किया, हाँ यहां पर देखो ये चारों इक्वेशन में निकाले, और यहां पर भी हमने यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहां पर मैंने माइनस लिखा। देखो क्यों लिखा, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन 0 के बराबर है दोनों। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। उसके बाद इसको इक्वेट करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि यहां पर माइनस कैसे आया, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम माइनस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कॉची-रीमान इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। देखो सारे क्वेश्चन एक ही जाए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चारों इक्वेशन को, मतलब 2 ही CR इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करा देना है, और ये बहुत इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी। आपको बस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते ही ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले
CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अब बात करते हैं क्या ओरिजिन पर ये जो FZ है ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, है ना, क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी हमने लेक्चर नंबर 1 में क्यों पढ़ा था, है ना। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट से जनरली AKTU में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना, जबकि सिलेबस में है, पूछे जाने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों AKTU में प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैं करा रहा हूं आपको, लेकिन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सिलेबस में है तो अगर अब तक नहीं पूछे गए तो ऐसा नहीं है कि आगे भी पूछे नहीं जाएंगे, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते जनरली, और कभी कभी उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वैसे भी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वही यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कहां पर, ओरिजिन पर, मतलब 0,0 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही, कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ फार्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आता जा रहा है आपका। तो यहां पर मैं फार्मूला लगाऊंगा F'0 का, डिफरेंशिएबिलिटी का, क्या होगा, लिमिट Z टेंड्स टू 0 FZ माइनस F0 अपॉन में Z। ये मेरा आ गया फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए F'0 इज इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू 0 FZ की वैल्यू, अब यहां पर FZ की वैल्यू काफी बड़ी सी है, लिखना पड़ेगा हमें, ये रही FZ की वैल्यू, ये पुट करेंगे, ये x² y की पावर 5, x² y की पावर 5 x प्लस आयोटा y, x² y की पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन में x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, यही था, x की पावर 4 y की पावर 10, बिल्कुल ठीक है, माइनस, इसी देखिए अभी FZ पुट किया, माइनस F0, F0 तो 0 है, देखो यहां दिया है भाई, जब Z 0 है तो ये 0 ही आएगा। तो F0 कितना है, 0 है, कब, जब Z 0 है। तो ये तो हमें वैसे डायरेक्ट मिल गया। और इस सब के अपॉन में क्या है, इन सब के अपॉन में है Z, और Z को हम क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये वाला जो फैक्टर है ये नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, F'0। अब मैं लिमिट को भी चेंज कर रहा हूं भाई, जब यहां पर सब xy में आ गया तो लिमिट भी क्या होगी, xy में आनी चाहिए। तो x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0। चलिए यहां पर देखिए क्या बचा, x की पावर 2 y की पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन में x की पावर 4 प्लस y की पावर 10 और x प्लस आयोटा y। और यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा F'0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x की पावर 2 y की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 y की पावर 10, y की पावर 10। ये मेरे पास आ गया F'0 का फॉर्मूला, F'0 का फॉर्मूला, है ना। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे क्या करना है, इसी को चेक करना है, इसी को चेक करना है। देखिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं क्योंकि इसका काफी यूज करेंगे हम। चलिए F'0, तो मेरा F'0 कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। F'0 को मैं इधर लिखने जा रहा हूं, क्या है, लिमिट x0 y0 फंक्शन x की पावर 2 y की पावर 5, x की पावर 2 y की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 y की पावर 10, और क्या है, बस यही है। चलिए अब हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब हमें क्या करना है, इस लिमिट को अलग अलग पाथ के अलोंग चेक करना है
कि ये लिमिट यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक हुई तो डिफरेंशिएबल होगा, यूनिक नहीं हुई तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। और सिंपल सी बात है, ये यूनिक नहीं होगी क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो सबसे पहले अलोंग y इक्वल टू mx के अलोंग ही चलते हैं और देखते हैं कि यूनिक आती है कि नहीं। चलिए देखिए, तो y इक्वल टू mx पुट कर देते हैं इसमें, तो f डैश जीरो कितना आएगा जरा ध्यान से देखें, f डैश जीरो लिमिट x भी जीरो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब मैं y की जगह mx पुट कर दूंगा तो y तो खत्म हो जाएगा, तो लिमिट भी हम केवल x की ही लिखेंगे, तो x टेंड्स टू जीरो, x स्क्वायर, y की जगह mx पुट करूंगा तो mx की होल पावर 5 अपॉन में x की पावर 4 और mx की पावर 10 आएगा। चलिए देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये देखिए x की पावर 2, x की पावर 5, x की पावर 7 हो गया, इनटू में m, नीचे देखो नीचे ये x की पावर 10 है, यहाँ x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 6 बचेगा, है ना। यहां पर 4 पावर कम हो जाएगी तो हमारी आएगा लिमिट x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ऊपर बचेगा m x की पावर 3 और नीचे बचेगा 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 6। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर सकता हूं, देखिए जैसे ही हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो आप अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, यानी कि आपको f डैश जीरो कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यानी कि यहां पर लिमिट की वैल्यू जीरो आ गई, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। आगे चलते हैं, अब इससे एक बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू mx हमने पुट करा, अगर यहां से हमारा आंसर m की टर्म्स में आ जाता तो हम एक ही पाथ से कह देते, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक ही पाथ से काम चल गया था, क्यों, क्योंकि वहां पर लिमिट की जो वैल्यू आई थी, f डैश जीरो की जो वैल्यू आई थी वो m के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट यूनिक नहीं है। लेकिन यहां पर तो जीरो आ गया, तो यहां पर नहीं बता सकते हम यूनिक है या नहीं है, तो हमें एक और पाथ लेना पड़ेगा। तो अगला पाथ लेते हैं। अब क्या लें, देखो अब जरा यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पाथ क्या लेना है, क्योंकि अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से जीरो आ जाएगा। आप अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे जीरो आ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस जाएंगे तब भी जीरो आएगा। आपने 3 पाथ ले लिए, तीनों के अलोंग जीरो आ गया, तीनों के अलोंग क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या करें, देखिए अगर तीनों के अलोंग जीरो आ गया तो आपको फोर्थ वाले पे जाना पड़ेगा, अगर फोर्थ के अलोंग भी जीरो आ गया तो आपको फिफ्थ पे जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि पांचों के अलोंग ही जीरो आ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस जाने का कोई फायदा नहीं है। हम जो हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, कौन कौन से, कि या तो हम y इक्वल टू एक्स की पावर m के अलोंग जाए या x इक्वल टू y की पावर m के अलोंग जाए, इनमें से एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, देखो कोई भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहां पर यहीं से देख लेते हैं। देखो हमें इसको x में या y में बदलना है पूरी तरीके से, और ऐसे बदले कि पूरा x से y, पूरा x से x खत्म हो जाए या y से y खत्म हो जाए। देखो क्या करना चाहिए आपको, यहां पर एक काम करते हैं, हम चलते हैं अलोंग y की पावर 5 इक्वल टू x की पावर 2। मतलब देखो अब आपको लगेगा इस तरह इनमें से तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली इनमें से है, ये वाला है। देखो कैसे, मैं अगर इस 5 को उधर ले जाऊं तो ये x की पावर 2/5 हो जाएगा। अब देखो है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं y की पावर 5 की जगह x स्क्वायर पुट कर दूंगा तो मेरा ये देखिए y की पावर 5 की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर x की पावर 4 बनेगा, नीचे भी x की पावर 4 ही है, तो आसान हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको इसी तरह से यहां पर देखना है कि यहां पर मैं क्या पुट करूं कि ये मेरा ऊपर से नीचे से कट जाए, सब क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो हम जाएंगे अलोंग y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। देखिए जरा ध्यान से, f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x जीरो y भी जीरो। अच्छा y जीरो नहीं, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, या y की पावर 5 की जगह एक्स स्क्वायर रख रहा हूं तो लिमिट x की ही आएगी क्योंकि y तो बचेगा नहीं।
तो एक्स स्क्वायर और y की पावर 5 की जगह भी एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस, अब जरा ध्यान से देखो y की पावर 10 है और y की पावर 5 एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो y की पावर 10 एक्स स्क्वायर x की पावर 4 के बराबर होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बनेगा x की पावर 4 और नीचे बनेगा 2x की पावर 4। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया और यहां से मेरे पास आ गया f डैश 0 इक्वल टू 1/2, 1/2 यहां से मेरे पास आ गया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, वो 0 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, क्या लिमिट यूनिक है? लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप यहां पर लिखेंगे लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक एंड डिपेंड अपॉन पाथ। लिमिट यूनिक नहीं है और पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन पाथ। तो अगर लिमिट यूनिक नहीं है और पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं f डैश 0, therefore f डैश 0 does not exist, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे hence fz is not differentiable at, ये डिफरेंशिएबल नहीं है कहां पर? ओरिजिन पर। और जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक तो होने का मतलब ही नहीं है ना। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट fz is not analytic at origin। हमारा जो फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्या कहा है। प्रूव दैट द फंक्शन fz, आपको फिर से एक फंक्शन दे दिया है ना, और इसमें z, अब देखो फंक्शन को देने का तरीका बदल गया। fz इक्वल टू लिखा है और z नॉट इक्वल टू 0 और f0 इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जब z की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब हमारे पास z 0 होगा तो f0 0 होगा। देखो z 0 है तो f0 0 है। तो मतलब सेम ही क्वेश्चन दिया जैसा पहला था, उसी फॉर्मेट में दिया है ना, लेकिन इन्होंने बोला क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो यहां पर बदल गया, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। एंड कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन f'0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बाकी क्वेश्चन देखिए, इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या अंतर आ गया। इसमें और पिछले क्वेश्चन में अंतर ये है कि इसमें हमें एक पार्ट एक्स्ट्रा पूछ लिया, क्या कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा आप प्रूव करिए। तो कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये फंक्शन है fz, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पर। देखो ये ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होता तो हमें क्वांटिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक चीज आप ध्यान से समझिए, जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। लेकिन अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। देखिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्टिन्यूअस है, मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से देखो, सबसे पहले लिमिट आता है, फिर कॉन्टिन्यूटी आती है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। देखो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बाद यहां पर आता है एनालिटिसिटी या एनालिटिक फंक्शन, है ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन
अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो 100% डिफरेंशिएबल होगा। तो ध्यान रखना, ऊपर क्या है, मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन नीचे 100% होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में, इस यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये बात आपको याद नहीं रहती है तो आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखें, प्रूफ दैट द फंक्शन, देखिए बाकी सब कुछ वही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ जेड लिख लेते हैं, है ना। एफ जेड क्या है, एफ जेड इक्वल टू एक्स की पावर 3 और 1 प्लस आई, 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब और 1 माइनस आयोटा, ये मेरे पास है। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए एफ जेड है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए दोनों पार्ट को मैं अलग अलग करने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब मिलेगा, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब मिलेगा। ये दोनों रियल, देखो रियल पार्ट को अलग कर रहा हूं, एक्स इंटू 1 एक्स क्यूब रियल आएगा, वाई इंटू 1 वाई क्यूब रियल आएगा। रियल को मैंने एक साथ कर दिया। अब ये जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी आएगा, ये भी इमेजिनरी आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब आयोटा और यहां से माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब आयोटा, ये आपको मिलेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, कितना आएगा देखो, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा गिवन फंक्शन यही था, ठीक। चलिए अब आगे देखो, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो हो गया रियल पार्ट। अब यहां से ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं और आयोटा भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब, अच्छा ये प्लस में था, सॉरी, यहाँ पर ये एक्स क्यूब आयोटा प्लस में है और यहाँ पर ये भी प्लस में है, तो फिर तो ये प्लस और ये प्लस ही आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे, ठीक है। देखो ये भी प्लस में था और वो भी प्लस में था, तो प्लस प्लस साइन आ रहा है, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास। अब आगे देखो, यहां से हमें u और v पता चल जाएगा। चलिए यहां से u और v को मैं लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखें। u कितना है, u है यहां पर मेरे पास रियल पार्ट, देखो इसको अलग अलग करेंगे तो ये पार्ट अलग आएगा और ये पार्ट अलग आएगा। तो यहां से u मेरे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट देखो जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब चलो आगे देखते हैं। देखिए रियल और इमेजिनरी आ गए, आपको सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, यानी कि अगेन आपको चारों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो यहां पर जब आप चारों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, देखिए जरा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 u 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस u 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई h। अब यहां पर देखो वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं, देखो कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखें जरा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऐसा नहीं कि हमेशा 0 ही आएगा, देखते हैं यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आपको x की जगह h रखना है और y की जगह 0 रखना है, यहां पर रख के देखो u में, u ये वाला पार्ट है, x की जगह h रखोगे तो h क्यूब बन जाएगा, y की जगह 0, तो ये दोनों पार्ट तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये h क्यूब अपॉन h स्क्वायर बनेगा। और h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, जब आप h क्यूब को देखिए, ऊपर बनेगा h क्यूब, नीचे बनेगा h स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो बचेगा h, यानी कि यहां पर आपकी वैल्यू h बचेगी। कितनी बचेगी, h। और अगर दोनों जगह 0 रख दोगे तो ये 0 आएगा, h माइनस 0 अपॉन में h, तो h माइनस 0 अपॉन में h, यानी कि ऊपर भी h और नीचे भी h, तो हमारे पास यहां से फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस बार वैल्यू 0 नहीं आई है, कितनी आ गई वैल्यू, 1 आ गई। तो हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स 1 आ गया।
डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम आगे चलते हैं और देखिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई देखते हैं कितना आएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट के टेंड्स टू 0 यू 0,0 प्लस के अपॉन में, अच्छा पहले माइनस कर देते हैं, माइनस यू 0,0 और अपॉन में एच। अब इसको जरा ध्यान से देखें, देखिए इधर ही लिख देता हूं, वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट के टेंड्स टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, अब इस बार आपको y की जगह k रखना है, x 0 है, तो जब आप y की जगह k रखेंगे तो माइनस का k क्यूब बचेगा और नीचे k स्क्वायर बचेगा, यानी कि माइनस का k आएगा, माइनस का k और माइनस का 0 क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 या नहीं है, और अपॉन में k। तो आप जब k से माइनस k को डिवाइड करोगे तो -1 वैल्यू बचेगी। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां क्या आएगा, ये 0 आ गया। अब v की बात कर रहे हैं तो v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0,0 अपॉन में h। अब v वाले फंक्शन में चलते हैं, देखो जरा v वाला फंक्शन ये रहा, इसमें अगर आप x की जगह h रखोगे तो h क्यूब अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा, ये 0, यानी कि h अपॉन h, h अपॉन h हमारे पास यहां से आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर h माइनस 0 अपॉन h, यानी कि फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। और आगे चलते हैं, एक और पार्ट बचा हमारा, दैट इज डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, और यहां पर v हमारे पास 0,0 प्लस k माइनस v 0,0 अपॉन में, देखिए अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में हमारे पास यहां पर आएगा k, कितना आएगा k, एक मिनट, यहां पर हमारे पास h, ठीक, तो यहां पर k था, यहां भी क्या है k, नहीं एक मिनट, यहां तो h है, किस किस में मैंने h लिख दिया है, देखो एक मिनट देखो जरा ध्यान से, यहां पर k था, है ना, यहां क्या था, k था, जहां पर y होगा वहां पर k आएगा, k, ठीक, और यहां पर x है तो h आ गया, यहां पर x है h आ रहा है, यहां पर y है k आ रहा है। अब चलिए अब देखिए, तो यहां पर अगेन आपको जाना है वापस और देखिए कितनी वैल्यू आएगी, यहां पर अगेन अगर आप वापस जाओगे इस इक्वेशन में तो k क्यूब अपॉन k स्क्वायर, यानी कि फिर से आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहां पर k माइनस 0 अपॉन k, वैल्यू आ जाएगी 1, कितनी वैल्यू आएगी, 1, यानी कि डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब आगे देखिए, फोर्थ इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखो 4 इक्वेशन होगी हमारी। अगर मैं इन चारों इक्वेशन को ध्यान से देखूं, देखो सबसे पहले मैंने निकाला था डेल यू अपॉन डेल एक्स, कितनी वैल्यू आई थी, 1। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स होना चाहिए बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई के, जिसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 4 से पहली CR इक्वेशन आ गई। तो अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4। तो 1 और 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 4 से हमारे पास आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, डेल यू
इधर लिख देता हूं 2 and 3 से डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रूफ हो चुकी है, मतलब सेटिस्फाई होगी कॉची रीमान इक्वेशन। देखो 2 और 3 को देखो ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल वाई -1 है और डेल वी अपॉन डेल एक्स +1 है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे हेंस कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, हेंस एक मिनट हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इसमें एक चीज का ध्यान देंगे हम, देखिए एक्चुअल में हमें पहले कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी? कॉन्टिन्यूटी। और हम पहले CR इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन प्रूव करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, अभी इसके बाद कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर देते हैं। हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, CR इक्वेशंस क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए सबसे पहले एक्चुअल में यहां पर इसको लिखने के बाद मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ये सब कैलकुलेट कर लिया मैंने, लेकिन हमें पहले करना क्या चाहिए था? हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए थी कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ओरिजिन पर। तो चलिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर जब z 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये fz फंक्शन है, ठीक है। और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसका क्या है? पॉलिनोमियल है, और उसका डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो वो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। इसका मतलब ये fz, देखिए जब z 0 के बराबर नहीं है तो fz क्या है? हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए चेक, या नेक्स्ट पेज पर चलता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। देखिए टू चेक कॉन्टिन्यूटी, टू चेक कॉन्टिन्यूटी, ये पार्ट मैं आगे कर रहा हूं लेकिन ये पार्ट आपको पहले करना है, ठीक है ना। इस पार्ट को क्या करना है? पहले करना, ध्यान रखना, क्योंकि पहले पूछा है, ऐसा कुछ नहीं बाद में भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन पहले पूछा है तो पहले करना है हमें, है ना। चलिए तो मैं कॉन्टिन्यूटी को प्रूव कर रहा हूं, तो अब यहां पर जरा ध्यान देना। देखो यहां पर क्या है, जब हमारे पास z 0 के इक्वल नहीं है, देखिए fz, ध्यान से समझो, fz इक्वल टू कितना दिया है? ये दिया हमारे पास x³ 1 प्लस, या इसको लिख लेते हैं जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था, ये हमारे पास है x³ माइनस y³ x³ माइनस y³ प्लस आयोटा x³ प्लस y³ और अपॉन में x² प्लस y², ये लिखा है। बिल्कुल, ये कब है? जब z नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये कब है? जब z 0 के इक्वल नहीं है। देखिए हमें तो 0 पे चेक करना है, बस हम बता रहे हैं कि जब 0 के इक्वल नहीं है z, तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो कैसे, अगर z 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब x और y दोनों 0 नहीं है। देखो यहां पर समझो ध्यान से, व्हेन z नॉट इक्वल टू 0, अगर z 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x भी 0 नहीं होगा, y भी 0 नहीं होगा। अगर z 0 नहीं है तो x भी 0 नहीं होगा, y भी 0 नहीं होगा। और अगर x और y दोनों 0 नहीं है तो ये जो हमारे पास fz है ये क्या है? एक रेशनल फंक्शन है ना। तो fz इज अ रेशनल फंक्शन, ये एक रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, ठीक है ना, विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स। ये एक नॉन जीरो डिनोमिनेटर के साथ में क्या है? रेशनल फंक्शन है, नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो अगर हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन होता है और उसका डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? हमेशा। तो fz इज अ रेशनल फंक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, हेंस तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस fz इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन
जेड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है ना, तब ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर हो गया? लेकिन बात ये है कि हमें तो ओरिजिन पर चेक करना है, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन पर भी नहीं है क्या। अगर ओरिजिन पर भी, देखिए यहां पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी यहां पर ये जब जेड 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि सभी जगह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एट ओरिजिन, कॉन्टिन्यूटी एट ओरिजिन, कॉन्टिन्यूटी एट 0,0। चलिए 0,0 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। देखिए कितना आएगा 0,0 पे कॉन्टिन्यूटी, ध्यान से देखें। 0,0 पर कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। यहां पर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड। भाई यही फॉर्मूला होता है लिमिट का, है ना। जेड किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। एफ जेड इक्वल टू क्या आएगा? अब यहां पर एफ जेड की वैल्यू रख दो, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, और यहां पर एफ जेड की वैल्यू रखेंगे। एफ जेड की वैल्यू हमारी ये रही, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये हमारा फंक्शन है। अब यहां पर ये सब एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया है, तो एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया तो जेड को भी एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड वाई टेंड्स टू 0, और ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है? इसको चेक करना है अलग अलग पाथ के अलोंग, इसको चेक करना है अलग अलग पाथ के अलोंग। अगर सभी पाथ के अलोंग ये लिमिट सेम आती है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी 0 पर। ओरिजिन पर क्या करेगी लिमिट? देखिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी के लिए पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर ये बताना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर लिमिट की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं, पहले इसकी लिमिट निकालते हैं कितनी आएगी। देखो अलोंग y इक्वल टू mx, हम y इक्वल टू mx के अलोंग चलते हैं। देखिए जब आप y इक्वल टू mx के अलोंग जाएंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको यहां से, जरा ध्यान से देखिए। लिमिट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। y इक्वल टू mx के अलोंग जाएंगे तो आपको क्या करना है, जहां जहां पर y आ रहा है वहां वहां पर आपको x पुट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पुट करेंगे। देखिए नाउ लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, y की जगह mx पुट कर रहा हूं, तो लिमिट, अब देखिए जब y की जगह mx पुट कर देंगे तो y की लिमिट नहीं आएगी, केवल x की आएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहां पर x क्यूब माइनस mx का होल क्यूब, पहला फैक्टर यही था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा और फिर से x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि यहां पर भी आएगा x क्यूब और होल क्यूब मतलब m क्यूब और x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, देखो जरा। लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, वहां से भी यहां से भी, ऊपर से पूरे में से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, बचेगा क्या क्या, जरा ध्यान से देखना। एक्स क्यूब को कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1 माइनस एम क्यूब, और यहां बचेगा आयोटा 1 प्लस एम क्यूब। नीचे देखो जरा ध्यान से, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब उसमें से पावर 2 कट जाएगी, कितना बचेगा, x बचेगा। और अगर मैं यहां पर अब लिमिट लगा दूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। इसका मतलब y इक्वल टू mx के अलोंग जितने भी पाथ बनेंगे, सभी पाथ के अलोंग लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन एक पाथ और ले लेते हैं,
एक पाथ और ले लेते। देखिए अब आप इसमें वैसे कोई भी पाथ लेंगे ना, आप इसमें अगर कोई भी पाथ लेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे आप इसमें y इक्वल टू एक्स की पावर m ले लें या x इक्वल टू y की पावर n ले लें, कुछ भी ले लें, ये लिमिट हमेशा 0 आनी है। चाहे तो आप एक दो बार और लेके देख लें, या फिर डायरेक्ट अगर आप यहां पर देखें तो क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी लिमिट यूनिक है। लेकिन फिर भी एक बार और एक पाथ के अलोंग चलिए मैं ले ही लेता हूं, अलोंग, तो आसान सा पाथ ले लेते हैं क्योंकि सभी जगह 0 आना है। अलोंग y इक्वल टू या अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग x को 0 पुट करना होता है, वाई एक्सिस के अलोंग x को पुट करना होता है 0। अब जरा x को 0 पुट करिए, देखो अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ जेड इक्वल टू, देखो कितनी आएगी, यहां पर आपको क्या करना है, x को 0 पुट करना है ना, हाँ y एक्सिस के अलोंग x को 0 पुट करना है। यहां पर अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये भी 0 है ना, x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का y क्यूब, माइनस का, देखिए माइनस का y क्यूब प्लस आयोटा y क्यूब अपॉन x को 0 पुट कर देंगे, नीचे y स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा y स्क्वायर। अच्छा लिमिट का यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए इक्वल टू में लिमिट, और क्योंकि आप x को 0 पुट कर चुके हैं, केवल y बच रहा है तो y टेंड्स टू 0 होगा। अब देखो इसमें से क्या होगा, एक y स्क्वायर से एक y स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर y बचेगा, यानी कि यहां पर बचेगा आपके पास लिमिट y 0 को अप्रोच कर रहा है, और यहां पर आपके पास बच जाएगा, अगर आप y क्यूब को कॉमन ले लें, y क्यूब को कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा ऊपर बचेगा और नीचे y स्क्वायर है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां y बचा, जब आप लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि y बच रहा है आपके पास अभी, अगर y नहीं बचता तो वैल्यू कांस्टेंट आ जाती, यानी कि यहां पर इस पाथ के अलोंग भी आपकी जो लिमिट है ओरिजिन पर वो 0 आ रही है। आप किसी भी पाथ के अलोंग चेक करो 0 ही आएगा, तो और ज्यादा हम चेक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट क्या है, यूनिक है ना, लिमिट क्या है, लिमिट इज यूनिक, और अगर लिमिट यूनिक है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट इज यूनिक एंड एग्जिस्ट एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी की तो 3 कंडीशन होती है, अभी तो एक ही कंप्लीट हुई है, अभी एक ही सेटिस्फाई हुई है, बाकी 2 कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ओरिजिन पर f की वैल्यू निकालते हैं, f0, चलिए, और ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, f0 0 दे रखा है, तो f0 0 है। अब जरा ध्यान दो, f0 कितना है, 0 है, लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो देखो f0 0 है, इसका मतलब f0 डिफाइन है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, आपकी जो लिमिट है z अप्रोचेस टू 0 एफ जेड, ये लिमिट f0 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 0 है तो दोनों बराबर हो गए, है ना, तो ये हमारी यहां से तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं हेंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक्चुअल में इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। चलिए अब हमने देखो, मैंने सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया और फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी प्रूव कर दिया। अब हमें ये बताना है कि एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए अब आपको ओरिजिन पर डिफरेंशियबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और अगर ओरिजिन पर डिफरेंशियबिलिटी जब आप निकालेंगे, अगर वहां पर आपका एफ डैश 0 यूनिक नहीं आएगा तो आप कहेंगे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 100% यूनिक नहीं आएगा। देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है और एनालिटिक भी नहीं है। तो अब हम यहां पर इसकी चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी
एट ओरिजिन। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएबिलिटी ओरिजिन पर अब आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन पर फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ जेड सॉरी लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। आपको क्या करना है, एफ जेड की और जेड की वैल्यू पुट कर देनी है ना, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना। उसके बाद जो बचेगा उसमें आपको क्या करना, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और पुट करने के बाद लिमिट हमारे एक्स वाई में आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस लिमिट को अलग अलग पाथ पे चेक करना है, और आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाई इक्वल टू एम एक्स में चेक करेंगे ना, तो वाई की वैल्यू एम के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, यानी कि लिमिट यूनिक नहीं होगी और आप कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें आ गई, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल आपका नहीं है फंक्शन, और उसके बाद एनालिटिक भी नहीं है। जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अब आप नेक्स्ट वाला पार्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लेंगे, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहां पर चलते हैं, डिस्कस द एनालिटिसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, तो फिर यहां पर क्यों लिया मैंने, इसको ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में करा चुका हूं, लेकिन वहां पर मैंने आपको कराया था, क्या कराया था ध्यान दीजिए, कि प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। मतलब हमने वहां पर यह प्रूव करा था कि ये जो फंक्शन है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर आपको एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बतानी है। मतलब वहां केवल हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी थी, यहां ये एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या होगा। देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये प्रूव करेंगे कि ये z इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जब आप z इक्वल टू जीरो पर इसको प्रूव करेंगे तो ये z इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल आएगा, z इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, बात समझ में आ रही ना। तो आप z इक्वल टू जीरो पे इसको डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, जब ये z इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल आ जाएगा उसके बाद देखो क्या करना है। अब आपको ये देखना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका तरीका बताता हूं। अब आपको यहां क्या करना है, ये डिफरेंशिएबल तो आ गया ओरिजिन पर, अब हमें ये पता करना है कि एनालिटिक है कि नहीं ओरिजिन पर। तो इसको पता करने का तरीका क्या है, देखो जरा ध्यान से सुनो। अगर आप इसमें सीआर इक्वेशन निकालें, क्या निकालें, सीआर इक्वेशन। अब सीआर इक्वेशन देखिए कौन सी वाली सीआर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहां पर आपको कॉची रीमान इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको चारों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिन पर फाइंड नहीं करेंगे, समझिए ध्यान से, ओरिजिन पर नहीं करेंगे। आप इनको फाइंड करेंगे वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। यहां पर आपको यू का फंक्शन पता होगा, यू आपको मालूम होगा, वी आपको मालूम होगा, उनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और ये चारों निकाल लेंगे। जब आप ये चारों निकालेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि चारों सेटिस्फाई, मतलब यहां पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। कॉची रीमान इक्वेशन केवल ओरिजिन पर सेटिस्फाई होंगी, बाकी कहीं पर सेटिस्फाई नहीं होंगी। और अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मेरे ख्याल से आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। देखो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ओरिजिन पर यह प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके बाद का पार्ट मैं बता रहा हूं। जब आप ये प्रूव कर देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, अब यहां पर जरा आ जाइए, एफ जेड इक्वल टू है ना, प्रूफ डिफरेंशिएबिलिटी। आपको डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप प्रूव करनी है एट ओरिजिन। तो सबसे पहले आप ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे, है ना। जब आपके डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव हो जाएगी, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 से देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो, है ना। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको यहां पर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एफ जेड इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको अच्छे से मालूम है, और यहां पर इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब एफ जेड आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका ये तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो मान लेंगे, ये रियल पार्ट प्लस आयोटा जीरो। तो यहां से आप देख सकते हैं
आपके पास u और v आ गए। u क्या है, u आपके पास है x² प्लस y², और v क्या है यहां पर, v आपके पास है 0। अब यहां से आप डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये वो सारी चीजें निकालेंगे। देखो मैं निकाल रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, 2x आएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा, 2y आएगा। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, 0। और डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई इधर निकाल लेता हूं, डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी 0 आएगा। यानी कि मेरे पास चारों इक्वेशन आ चुकी हैं। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। देखो अब मेरी बात समझो ध्यान से, एक्चुअल में ये जो हमने कॉची रीमान इक्वेशन यहां पर निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये हम ओरिजिन पर नहीं निकाल रहे। ओरिजिन पर निकालने का फॉर्मूला तो पहला वाला है जो हम लिमिट के फॉर्मेट में आता है ना। एक्चुअल में हम यहाँ पर ओरिजिन पर चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि ओरिजिन पर तो हम चेक कर चुके हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक तो होगा ही उस पॉइंट पर। देखिए एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और उसके साथ साथ वो उसके आसपास वाले सारे पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, तब वो एनालिटिक होगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर तो ओरिजिन पर तो डिफरेंशिएबल है। अब हमें ये देखना कि वो आसपास भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। बात समझ में आ रही भाई, ओरिजिन पर पहले हम डिफरेंशिएबल प्रूव कर चुके और यहां पर CR की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब हमारा फंक्शन सभी जगह पर एनालिटिक है। लेकिन अगर ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ओरिजिन पर तो डिफरेंशिएबल है लेकिन ओरिजिन के आसपास डिफरेंशिएबल नहीं है, तभी तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर आसपास भी होता तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती। तो आप इसके बाद लिखेंगे हेंस CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, है ना। तो ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे CR equation since CR equations are not satisfied, CR equation satisfy नहीं है, therefore FZ is not एनालिटिक एनीवेयर, है ना, इज नॉट एनालिटिक, है ना, ये एनालिटिक नहीं है एनीवेयर, कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। बात समझ में आ रही ना। देखिए ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ओरिजिन पे एनालिटिक है, क्योंकि उसके आसपास भी होना चाहिए तभी तो कहेंगे एनालिटिक है। तो FZ इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। क्या ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है, नहीं है। ओरिजिन को छोड़ के कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होता तो फिर एनालिटिक ना हो जाता, है ना। तो FZ इज एनालिटिक एट ओरिजिन, एनालिटिक एट ओरिजिन, बट जहां पर ओरिजिन नहीं है वहां पर एनालिटिक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसके DPP है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको कराया वैसा ही है बिल्कुल, और ये दोनों क्वेश्चन जिस टाइप के मैं आपको करा चुका हूं वैसे ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करें। और आज का जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इनको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।